हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में बात करेंगे। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए जिनके नाम इस प्रकार से है। सबसे पहले प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा। यहाँ पर हमने एक सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का चार्ट बनाया है ये समझने के लिए कि जो मेंडल का प्रथम नियम है जिसे हमने प्रभाविता का नियम नाम दिया, उसका क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने जनक के रूप में 2 पौधे लिए, एक को मेल के रूप में और एक को फीमेल के रूप में इस्तेमाल किया। ये निशान मेल का है और ये फीमेल का है। इसमें से जो मेल पौधा है उसका जो जीनोटाइप है, अब हम फिनोटाइप और जीनोटाइप बात कर चुके हैं पहले, इसलिए अब आपको साथ के साथ चलना होगा। इसका जो जीनोटाइप है वो है होमोजाइगस, समयुग्मजी, यानी कि ए लंबाई को निर्धारित करने वाले दोनों जीन डोमिनेंट हैं, प्रभावी हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम होमोजीनस कंडीशन कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और इस प्रकार के जो पौधे होंगे वो शुद्ध लंबे होंगे, क्योंकि लंबाई वाले जीन मौजूद है, और शुद्ध होंगे क्योंकि दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं, संयुग्मजी हैं। और मादा के रूप में हमने जो पौधा इस्तेमाल किया है वो बोने होंगे, क्योंकि उसमें लंबाई वाला जो जीन है वो अप्रभावी रूप में है, रिसेसिव रूप में है, स्मॉल टी के रूप में है। और शुद्ध होगा क्योंकि दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं, संयुग्मजी हैं। तो जो हमारे जनक हैं उसमें मेल शुद्ध लंबा होगा और फीमेल शुद्ध बोना होगा। जब युग्मक निर्माण की क्रिया होगी, मेल और फीमेल के अंदर गेमेटोजेनेसिस होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोर्शन करेंगे उस समय आपको बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो युग्मक बनेंगे, अलग अलग युग्मकों के अंदर ये दोनों जीन अलग अलग रूप से चले जाएंगे। एक युग्मक के अंदर ये स्मॉल कैपिटल टी चला जाएगा, दूसरे युग्मक के अंदर ये कैपिटल टी चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसके जो स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन है वो 2 युग्मकों के अंदर अलग अलग चले जाएंगे। ये जो हमने सर्कल में बनाए हैं वो युग्मक बनाए हैं। युग्मक के बाद आपको पता है निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन से आगे अगली संतति का उत्पन्न होता है। तो अब निषेचन के दौरान जो जो संभावनाएं पॉसिबल है, हो सकता है कि ये जो एक युग्मक है मेल वाला, ये फीमेल के इस युग्मक के साथ क्रॉस कर जाए। तो यदि इसके और इसके मिलन से जो पौधे लंबे होंगे उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। यदि इस युग्मक का संयोग या इस युग्मक के साथ हो जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार इस युग्मक का इस युग्मक के साथ संयोजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस युग्मक का इस युग्मक के साथ संयोजन होगा तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। होमोजाइगस कंडीशन बनेगी प्रत्येक कंडीशन के अंदर। और होमोजाइगस कंडीशन जब बने तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रभावी लक्षण है या जो प्रभावी जीन है उसको पहले लिखना है, जो अप्रभावी उसको बाद में लिखना है, कैपिटल को पहले और स्मॉल को बाद में। तो देखिए, जो हमारे पास पहली पीढ़ी प्राप्त होगी F1 फर्स्ट पीढ़ी, जो प्रथम पीढ़ी होगी उसके अंदर जितने भी पौधे होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, लंबे होंगे। हालांकि ये शुद्ध नहीं होंगे, संकर होंगे, क्योंकि इसमें जो जीनोटाइप होगा वो होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है, विषमयुग्मजी है। तो मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के अंदर केवल वे ही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी थे। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है। तो जो प्रभावी लक्षण है उसकी वजह से लंबाईपन आती है और जो अप्रभावी लक्षण है उसकी वजह से बोनापन आता है। F1 पीढ़ी के अंदर सारे के सारे पौधे लंबे थे, इसका मतलब केवल प्रभावी जीन ही अपना लक्षण दिखा पाए और अप्रभावी जीन अपना लक्षण नहीं दिखा पाए। इसी वजह से इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और प्रभाविता का नियम का यदि कथन हमें देना हो एक सीधी सी लाइन में, तो उसका सीधा सा कथन ये है कि F1 पीढ़ी के अंदर केवल प्रभावी जीन ही अपना लक्षण प्रकट कर पाते हैं, अप्रभावी जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से हम इसका जो दूसरा नियम है जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, उस पृथक्करण के नियम को भी समझा सकते हैं। वो पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम कहता है कि किसी भी सजीव के अंदर जो एलील पाए जाते हैं, जो जीन पाए जाते हैं, युग्मक निर्माण के दौरान उन युग्मकों के अंदर वो पृथक पृथक रूप से प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हमने देखा युग्मक निर्माण हुआ था, तो युग्मक निर्माण के समय जो हमारे पास एलील थे या जो जीन थे वो युग्मकों के अंदर पृथक पृथक रूप से प्रवेश कर गए थे। यहाँ पर 2 प्रकार के जीन थे, दोनों अलग अलग युग्मकों में चले गए।
यहाँ पर दो जीन हैं, दोनों भी अलग अलग प्रकार के युग्मकों में चले गए। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे उसमें भी जब अलग अलग प्रकार के लक्षण होंगे, अलग प्रकार के जीन होंगे, उनके अंदर जब युग्मक बनेगा तो भी अलग अलग युग्मकों में अलग अलग जीन चले जाएंगे। तो इस प्रकार मोनो हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से हम मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझा सकते हैं और पृथक्करण के नियम को भी समझा सकते हैं। आगे का जो आने वाला हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम बताएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे और उस डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से मेंडल का जो तीसरा नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं उसे, उसकी हम बात करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर इसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर करने के बाद इस प्रकार की बातें हमें अच्छी तरह समझ में आ सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में मेंडल के तीसरे नियम को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।